वेलकम टू कॉमन माइंड। सो अब हम करने जा रहे हैं अपना 2019 का फर्स्ट पेपर। ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता है और जितने भी बुकलेट सीरीज़ अभी तक हम लोगों ने यूज़ किए हैं सबका कोड ए है ना। तो अपना भी देख लीजिएगा कोड क्या है उसका, ए रहना चाहिए ना, वरना सारा ऑर्डर सब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, ऑर्डर का बस फ़र्क आता है। तो सारे जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं सबके सब ए सीरीज़ में है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोल रहा है, तो भैया nth टर्म के लिए मुझे देख के ही लग रहा है कि ये जो है मेरा जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जहाँ जिसका फर्स्ट टर्म है मेरा 25 और कॉमन रेशियो है मेरा -5 है ना। 25 में -5 मल्टीप्लाई करोगे तो -125 आएगा, इसमें -5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसका जो जनरल टर्म होता है, जो nth टर्म होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका AR⁻n-1, यानी कि 25 इंटू -5 टू द पावर n-1। यानी कि आप कह दो कि अगर मैं यहाँ से -1 को बाहर निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा? -1 टू द पावर n-1 इंटू 5 टू द पावर n-1 इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि -1 टू द पावर n-1 इंटू 5 टू द पावर n+1, ये होगा -1 टू द पावर n-1 इंटू 5 टू द पावर n+1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x इज अ सेट एंड r इज अ रिलेशन ऑन x इफ r इज इक्वल्स टू दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए पूछ रहा है, तो सबसे रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उनका सारा का सारा अपने खुद के साथ मैपिंग होना चाहिए। 1 का तो दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, 3 का दिख रहा है, लेकिन मुझे 4,4 का नहीं दिख रहा। तो यहाँ से मैं ये वो कंक्लूड कर सकता हूँ कि भैया r जो है मेरा वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो मेरा आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो 1,2 है तो 2,1 भी है साथ में, 2,3 है तो 3,2 भी है साथ में। तो भैया आर जो है मेरा सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो भैया 1,2 तो है, 2,1 तो है और 1,1 भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 1,2 है, 2,3 है, लेकिन क्या 1,3 है? इस पूरे सेट में आपको कहीं 1,3 दिख रहा है? 1,3 दिख रहा है? नहीं है। तो भैया ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, किसी हद में नहीं होगा। तो आर जो है आपका जो ट्रांजिटिव है वो भी नहीं होगा। तो सिर्फ मेरा सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, जो कि आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एज x रिलेशन y। अब देखिए ये जो मेरे पास दिया हुआ है इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। कैसे? ये आपका हो जाएगा x² माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x² माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y माइनस y x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू, एक तो x की वैल्यू y आएगी, एक x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/3। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन लेके चलता हूँ, ये वाली, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है ना। इसने बोल दिया कि y की वैल्यू x है, अगर आप यहाँ रखोगे तो ये x रिलेशन x आ जाएगा और ये हमेशा हर नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला कंडीशन बता रहा है कि हाँ भैया रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। यदि मैं x को 18 यदि मैं x को 6 रख दूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 6,2। लेकिन क्या 2,6 कभी आ सकती है? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दूँ तो y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 आनी चाहिए थी 2,6, लेकिन आ जाएगी क्या? 2,2/3। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक किसी हद में नहीं होगा, ये तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 18 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब मैं सपोज x को 6 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन यदि x को मैं 18 रख दूँ फिर से, है ना, यही तो होता है। अगर मैं इसको a रिलेशन b बोलता हूँ और b रिलेशन c बोलता हूँ तो मेरे को a रिलेशन c भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे a रिलेशन c, यानी कि y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। y की वैल्यू आनी चाहिए 2, लेकिन अब यहाँ पे 18 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इट इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमको बोला है कि x की जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करती है, वेयर z इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम इस वाले इक्वेशन से इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले तो मेरे पास 2 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम सभी ने पढ़ा हुआ है। हमको पता है कि 1, ओमेगा स्क्वायर होते हैं इसके रूट्स, और फिर हमको ये भी पता है कि ये वाला जो ये दे रखा है इसके सिर्फ 2 ही रूट्स निकलते हैं। कौन कौन से? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा होता है आपका -1 प्लस √3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर आपका होता है -1 माइनस √3 आयोटा/2। ठीक है,
हमसे बोला कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन तो यही आ रहा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यही दो वैल्यूज़ आ रही हैं कॉमन में, और यही मुझे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, -1 + √3 आयोटा बाई 2 -1 - √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा बी, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन बी बार, और बी यूनियन बी बार क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक मिनट यहाँ पे और भी तो टर्म्स है ना, यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, तो बी यूनियन बी बार कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ क्या, ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, ये बचेगा। अब इसको खोल देते हैं तो क्या आएगा, ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये बचेगा। अब ए यूनियन ए बार तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ख़त्म। और यहाँ पे भी मुझे ए यूनियन बी दे रखा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे आता है, क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, यानी कि ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार, ये बोल रहा है। अब ए यूनियन ए बार 1 होता है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे पास आएगा ए यूनियन बी बार, ना कि ए यूनियन बी, तो गलत हो जाएगा, ए यूनियन बी बार आना चाहिए, तो पहले सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो मेरा जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को जो है वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमसे कह रहा है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट ए बी सी बी सबसेट्स ऑफ एक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए इज कंटेन्ड इन सी इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए पहले ए से जो है पहले से सी में कंटेन्ड है, कहने का मतलब ये है, देखिएगा इसको, अगर मैं ऐसे बनाऊं, सपोज ए जो है मेरा वो सी के अंदर है ना, ये है मेरा ए और ये मेरा बड़ा वाला जो है वो सी है, ठीक है। वो क्या इंप्लाई करता है, क्या वो ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन सी इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर मैं तीसरा बनाऊं बी वाला, मान लेते हैं ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये और उसके बाद हमसे कह रहा है क्या, इज कंटेन्ड इन सी इंटरसेक्शन बी, या फिर चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा ही बना देता है, देखिए यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सपोज ये वाला बी है ना, ये तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पोर्शन, ये जो है मेरा सी इंटरसेक्शन बी में, ये वाला आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा ये वाला, और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये जो ए इंटरसेक्शन सी है ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी जो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली इस सी इंटरसेक्शन बी यानी कि इस वाले पूरे पॉइंट में है ना, जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, ध्यान से देखिए, ये मेरा सी इंटरसेक्शन बी है और ये वाला मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इस सी इंटरसेक्शन बी के अंदर समा गया, और वह यही बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन सी इंटरसेक्शन बी, कॉमा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन सी यूनियन बी, बिल्कुल कंटेन कर रहा है भाई। अब ए यूनियन बी इतना हो जाएगा और सी यूनियन बी मेरा इतना हो जाएगा, ये पूरा ये इतना बड़ा सा हो जाएगा सी यूनियन बी, और ए यूनियन बी तो उसमें कंटेन कर ही रहा है, छोटा सा है वो, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरे पे आते हैं, हमसे बोल रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए हमसे बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, सपोज मैंने ये ए और ये बी बनाया, ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन सी इंटरसेक्शन बी। अब सपोज मैंने ए को ऐसे बनाया, मैंने बी को ऐसे बनाया, अब सपोज मैं सी को ऐसे भी बना सकता हूँ, ये है ना, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा कॉमन आ रहा है ये मेरा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और मेरा सी इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ये पूरा ये वाला है ना, ये जहाँ पे एरो मेरा चल रहा है ये वाला, ये ऐसे यहाँ पे गया है, और ये ऐसे जो एरो चल रहा है ये मेरा सी इंटरसेक्शन बी है,
और उसके बाद मेरा ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया, ये वाला। तो मुझे दिख रहा है कि भैया जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सी इंटरसेक्शन बी में कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हमने ये कर लिया। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि ए जो है सी में कंटेन हो गया, मतलब ए पूरी तरह से सी में समा गया? मुझे तो नहीं लग रहा भाई पूरी तरह सी में समा गया, क्योंकि इतना पार्ट इसका बाहर निकला हुआ है, इसका पार्ट इतना बाहर निकला हुआ है। हालांकि मैं इस सी को अंदर बना सकता था, लेकिन इसने बोल दिया फॉर ऑल सेट्स बी। ऑल सेट्स बी के लिए नहीं, कुछ सेट्स ऑफ बी के लिए ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑल के लिए सही नहीं। देखो इस वाले केस में सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ बाहर जा रहा है, ए पूरी तरह से सी के अंदर नहीं समाया है, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा हमसे कह रहा है ए यूनियन बी इज कंटेंट इन सी यूनियन बी। मुझे जो कि यहाँ पे दिख रहा है ए यूनियन बी जो है मेरा, ए यूनियन बी है जो मेरा, वो सी यूनियन बी के अंदर कंटेन कर रहा है। देन फॉर ऑल सेट्स बी ए इज कंटेंट इन सी, ये वाला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे ए सब में कंटेन हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो मेरा सही हो जाएगा वो बेसिकली 1 और 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोल रहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है बी, इसका हमको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, यहाँ प्लस साइन लिखो, प्लस साइन लिख के ये कॉलम ये रो गायब करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखो तो ये इसका रो गायब करो, उसका कॉलम गायब करो, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, फिर से ये गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आओ माइनस साइन यहाँ पे आएगा, यहाँ गया ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आओ तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आओ तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आओ तो ये भी 0 हो जाएगा, हाँ ना। यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा, तो कितना आएगा 3 - 2 यानी कि -1 आएगा, हाँ ना। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, आपके पास आएगा 12 - 2 यानी कि 8। ये आपके पास आ गई क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 - 2 0 0 -1 और 0 0 8। सीधे से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा वो एडजॉइंट इसका निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे दो कई केसेस बनेंगे कि ये वाला केस x² - 3x + 2x - 6 x - 3 + 2x - 3, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू एक तो -2 आ रही है और एक आ रही है 3। तो यहाँ पे वही 3 केसेस बनते हैं, या तो x की वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर -2 तक है। अगर वो -∞ से लेकर -2 तक है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, x² - x - 6 = x + 2, है ना। इसको सॉल्व कर लेते कितना आएगा, x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। कितना आ जाएगा ये x² - 4x + 2x - 8 = 0, x - 4 + 2x - 4। यहाँ से मेरे को दो वैल्यूज निकल के आ रही है, एक आ रही है -2 और एक आ रही है x = 4, x = -2 और x = 4। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ इंटरवल -2 या उससे कम ले रखा है तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा, x = -2। दूसरा केस ये आता है कि ये -2 से लेकर 3 में लाई कर रहा है, उस केस में नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो -x² आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर क्या आ जाएगा -x² - 4 = 0, यानी कि x² = x² + 4 = 0। तो भैया ये तो कभी आने से रहा, इस वाले इंटरवल में तो कभी आएगा नहीं, हाँ ना। मतलब सॉरी -x² + 4 = 0, यानी कि x² की वैल्यू 4 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 आएगी, लेकिन -2 लेंगे नहीं, +2 लेंगे, क्योंकि इस वाले इंटरवल में +2 ही यहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक रूट मेरे पास आ जाएगा -2, एक रूट आ जाएगा मेरे पास 2। तीसरी कंडीशन मेरे पास कौन सी बच रही है, तीसरी कंडीशन मेरे पास ये वाली बच रही है, जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा हो तो कितना आ जाएगा। उस केस में यहाँ भी प्लस साइन के साथ खुलेगा, और उस केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे x = 4 आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 रूट आ रहे हैं, -2, 2 और 4, -2, 2 और 4, विच इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इसको इरेज कर देता हूँ। इफ हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, है ना। अब वो पूछा है कि सिंगुलर है, इनवॉल्यूटरी है, निल पोटेंट है, आइडेम पोटेंट है। देखिए पहले इन सभी मैट्रिक्सेस का मतलब जान लीजिए कि इन मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है।
ठीक है। अब सिंगुलर का मतलब बहुत लोगों को पता होता है कि भैया एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है ज़ीरो, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सीधे से मतलब यही होता है कि वो जो आपका है डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए पहला। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है यदि आप इसका स्क्वायर करो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको इनवॉल्यूटरी कहते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है जब आप इसका ये करोगे a टू द पावर p, जब वो आपका जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। और यहाँ पे p क्या है, p इज ऑर्डर, वेयर p इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, तो यानी कि जब आप इसका a स्क्वायर करोगे और वो अगर नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जब a स्क्वायर करोगे तो वो डायरेक्टली a के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन सभी को बारी बारी चेक करना पड़ता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स से इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट जीरो है क्या, नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या, इनवॉल्यूटरी पे आता है, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 0 1 1 0 0 1 1 0, कितना आ जाएगा ये 0 इंटू 0 प्लस ये आ जाएगा 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 आ जाएगा 0, 1 इंटू 0 प्लस दिस ये भी आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। तो ये सीधे से दिख रहा है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है और ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। एक होता है नील पोटेंट, जब आप a टू द पावर 2 करोगे तो वो 0 0 तो आया नहीं, और जब आपने a टू द पावर 2 किया तो वो a भी नहीं आया, वो क्या आया, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो ये ना ही नील पोटेंट होगा, ना ही आइडेम्पोटेंट होगा, ना ही ये ऑर्थोगोनल होगा, ना ही ये सिंगुलर होगा। क्या होगा ये, वो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमको मैट्रिक्स फिर से दी हुई है, क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू दिस आयोटा देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स। बहुत ही सिंपल सवाल है, एक्सपैंड कर देना है, इस रो के मुकाबले एक्सपैंड कर दो, कितना आ जाएगा x माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा माइनस वाई प्लस हो गया ख़त्म। या फिर ऐसा ना करके x, मैं इस कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँ, कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस वाई 3 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा हो गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस x आयोटा माइनस या फिर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2 आयोटा y, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस आयोटा 2y माइनस x इक्वल टू 6 प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है क्या कि 2x, एक मिनट, जब हम दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3y की वैल्यू 6 है और 2y माइनस x की वैल्यू क्या है 11 है। सॉल्व कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 2x प्लस 3y की वैल्यू 6 है और 2x या माइनस 2x प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 22 आएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7y की वैल्यू 28 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि यहाँ रखोगे तो आएगा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 6, x इक्वल टू माइनस 3। तो x की वैल्यू एक तो माइनस 3 आ रही है और y की वैल्यू एक तो 4 आ रही है, तो माइनस 3,4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन रूट्स पूछ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z, यहाँ पे भी 3 कर दो, प्लस 3z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना, तभी तो ये आएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इतना मेरे पास बन गया जेड प्लस 1 का होल क्यूब, और माइनस जेड यहाँ से कॉमन लोगे तो जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, यानी कि जेड प्लस 1 का होल, जेड प्लस 1 कॉमन लोगे तो आएगा जेड प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो एक रूट यहाँ से आ जाएगा आपका, जेड की वैल्यू -1 आ जाएगी, और दूसरा यहाँ से क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z माइनस जेड, यानी कि प्लस जेड, और यहाँ से मेरे पास क्या रूट आ जाएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो भैया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसको और -1, ये मतलब इसके जो है 3 रूट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्या क्या -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं कि -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, -1 देखें इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। -1 यहाँ रखोगे तो आएगा -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी +1 है तो ये +1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये तो गया, बचा मेरे पास सिर्फ ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उसमें कॉमन रूट्स पूछ रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कॉमन रूट्स पूछ रहा है।
इन दोनों में। तो इसमें तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आया, तो इसमें भी ओमेगा स्क्वायर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ का सवाल है। हमको दे रखा है 20c n+2 की वैल्यू क्या होती है, 20c n-2। अब जब भी कभी NCA की वैल्यू NCB के बराबर दी हुई है तो इसका दो मतलब निकलते हैं, या तो A की वैल्यू B के बराबर है, नहीं तो फिर A+B की वैल्यू N के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला केस लेना पड़ेगा कि n+2 + n-2 की वैल्यू 20 के बराबर है, तो ऐसे n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। there are 10 points in a plane, no three of these points are collinear, मतलब collinear मतलब they are not in a straight line। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और नो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब भैया दो जैसे 10 पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन में, तो 10 में से किसी भी दो को उठा के चुन लो। चूँकि यहाँ पे नो 3 ऑफ द मतलब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं, तो हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे से आंसर आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 10 × 9/2 × 1, यानी कि 45। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन px² + qx + r is equal to 0 where p q r are all positive, इस बात का ध्यान रखिएगा, has distinct real roots a and b। अब मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल देता हूँ। सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएगा a + b की वैल्यू आ जाएगी -q/p, ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, r/p। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, अगर मैं है ना, ये टोटल r/p पॉजिटिव है बिकॉज दे आर ऑल पॉजिटिव, तो r/p पॉजिटिव यानी कि a भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से दो कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि बोथ आर, यानी बोथ a एंड b आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन हमको दे रखा है कि a + b की वैल्यू यहाँ से जो है नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। अब भैया अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर ये दोनों a और b दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आएगी, इसका मतलब सीधे सीधे यही कंक्लूजन निकलता है कि a और b दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, a और b जो है दोनों के दोनों नेगेटिव है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, इसको हटा देता है ना। अब देखिएगा, हमसे बोल रहा है क्या, पावर सेट है। पावर सेट वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें इस सेट के सबसेट्स आते हैं, तो इसके टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन से, एक तो फाई बनता है, सबको पता है एक बनता है आपका ये वाला लैम्डा, एक आपका बनता है ये पूरा का पूरा एलिमेंट है ना, लैम्डा कॉमा म्यू, और एक आपका बनता है ये पूरा लैम्डा कॉमा म्यू, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे मैच किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट्स का सवाल है ना, सेट्स का है। हमसे कह रहा है कि चेस खेलने वाले कितने हैं, 60, कैरम खेलने वाले कितने हैं, यहाँ पे CS लिख देता हूँ, कैरम खेलने वाले कितने हैं, 48, टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 50, चेस इंटरसेक्शन कैरम खेलने वाले कितने हैं, 12, कैरम इंटरसेक्शन टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 15, टेबल टेनिस और चेस खेलने वाले कितने हैं, 20। या फिर इसको ऐसे ना लिख के, सपोज इसको हम A लिख देते हैं, सपोज इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, हाँ ना। तो ये n ऑफ A कितना हो जाएगा, चेस खेलने वाले मुझे 60 दे रखे हैं, n ऑफ कैरम कितना हो जाएगा 48, n ऑफ C टेबल टेनिस कितना हो जाएगा 50। सो n ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि चेस और कैरम खेलने वाले कितने हैं, 12, n ऑफ B इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा, यानी कि कैरम और टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 15, और n ऑफ C इंटरसेक्शन है, यानी कि टेबल टेनिस और चेस खेलने वाले कितने हैं, 20। हमसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, भैया मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सभी होंगे, हमको फॉर्मूला पता है किसका निकालना है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C,
क्योंकि इसने यहाँ पे पहले से यहाँ पे इसने लाइन बोली, अगर आपने ध्यान दी हो, यहाँ पे इसने बोल रखा है कि इन स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंडोर गेम्स। तो एटलीस्ट वन का फॉर्मूला ये होता है, और एटलीस्ट में सारे के सारे इसने गिन लिए, सारे सारे इसी में आ जाएंगे। क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो जाएगा। तो हमको यही निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे देखिए, मुझे इसको करना है मिनिमाइज, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो मुझे इसको भी मिनिमाइज करना पड़ेगा। और ये मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब को अगर कोई, मतलब स्कूल में ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जो कि तीनों के तीनों गेम खेलता हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो, तो इसको 0 कर दो, काम खत्म। इसको 0 कर दो तो आ जाएगा आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मिनिमम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108 108 50 158 158 माइनस 12 146 146 माइनस 15 या 146 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 111 111 जो है मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। मैक्सिमम नंबर के लिए मुझे जो ये वाला टर्म है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, मतलब 3 तरीके से इसको कर सकते हैं। या तो हम ये देखें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे दे रखा है 12, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 12 दे रखा है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मुझे 15 दे रखा है, और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए जो है मुझे 20 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इन तीनों में देखना पड़ेगा कि इन तीनों में कॉमन कितना आ रहा है। अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12 इन तीनों में आ रहा है, मतलब 12 ऐसे बच्चे होंगे जो कि ये तीनों के तीनों खेलते हैं, क्योंकि 12 जो है बी और सी दोनों खेल रहे हैं, 12 इसमें भी खेले और 12 इसमें भी खेले। लेकिन यदि मैं 15 लेता हूँ, सपोज मैंने 15 ले लिया, तो 15 सिर्फ इसमें और इसमें खेलेंगे, बाकी जो इसमें बचे हुए 3 बच्चे हैं वो कट जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। सिमिलरली है ना, इसी तरीके से यदि मैं 12 लूँ तो 12 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और वही मैक्सिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 12 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि तीनों के तीनों खेल सकते हैं, है ना। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, 111 + 12 यानी कि 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स। तो भैया ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। और हमको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1, और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, सभी को पता है। तो भैया ए इनवर्स सीधे सीधे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको ए दे रखा है, तो ए इनवर्स की वैल्यू ए के बराबर हो जाएगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए के बराबर, इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज 4, यानी कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 4 दे रखी है। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर ही होता है, यानी कि 4 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बराबर होता है ना। फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट्स an office wants to recruit 5 people, what is the number of ways this can be done so as to recruit at least 1 typist। मतलब कम से कम हमें 1 टाइपिस्ट चाहिए, तो 1 टाइपिस्ट चाहिए, तो साथ में हमको अगर 5 करने हैं तो हमको यहाँ पे 4 प्रोग्रामर चाहिए होंगे। अगर 2 टाइपिस्ट चाहिए तो हमको 3 प्रोग्रामर करने पड़ेंगे। अगर 3 टाइपिस्ट चाहिए तो हमें 2 प्रोग्रामर करने पड़ेंगे। अगर हमको 4 टाइपिस्ट चाहिए तो हमको 1 प्रोग्रामर करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल इतने ही केसेस बनेंगे, ठीक है। एक टाइपिस्ट को लेने का हो जाएगा 4C1 और 4 प्रोग्रामर को 6C4। यहाँ पे 4C2, यहाँ पे 6C3, यहाँ पे 4C3, यहाँ पे 6C2, यहाँ पे 4C4, यहाँ पे 6C1। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा 60 और ये आपका हो जाएगा 6, है ना। देख लीजिएगा करके, आप इसको करोगे तो 120 + 120 240 और ये आपका हो जाएगा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब अगर ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है a + b × a - b, यानी कि a² - b का, है ना, ये आपका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यानी कि 4x² माइनस 9y² की पावर 4 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं 4 + 1 यानी कि 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेंशन ऑफ 1 + ax टू द पावर इन द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 1, 12x एंड, अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि पहला टर्म क्या हो जाएगा मेरा nc0, वो कितना दे रखा है 1 और वो 1 होता भी है। दूसरा हमको दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है nc1 ax, उसकी वैल्यू 12x दे रखी है, तो x से x कटा तो आपका हो जाएगा an की वैल्यू 12 हो जाएगी। तीसरा टर्म हमको दे रखा है 64x² यानी कि nc2 ax होल टू द पावर 2 कितना दे रखा है 64x²। यहाँ से x² कटा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 a² इज इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से आपका हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू a² इज इक्वल्स टू 128। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n² a² माइनस n a² इज इक्वल्स टू 128 यानी कि na का होल स्क्वायर माइनस n इंटू a की वैल्यू 128 आ गई। na की वैल्यू यहाँ से उठा के 12 रख दो, na की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ 12 रख दो, है ना। तो आ जाएगा 144 माइनस 12a इज इक्वल्स टू 128 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 12a, है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, a की वैल्यू 4/3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो वापस से, n की वैल्यू निकल आएगी 4/3 इंटू n की वैल्यू 12 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। आंसर कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। हमको दे रखा है नंबर्स 1, 5 एंड 25 कैन बी 3 टर्म्स नॉट नेसेसरली। अब हमको AP तो GP, हम सबसे सपोज हम इसको AP में मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सारे के सारे टर्म्स हमारे किस में है AP में, है ना। 1, 5 और 25 को मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये हमारे Pth, Qth और Rth टर्म है रिस्पेक्टिवली ऑफ AP के, ठीक है। विथ A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, और A है हमारा फर्स्ट टर्म और जो हमारा D है वो है हमारा कॉमन डिफरेंस, वो है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मैंने ये माना। अब देखिए 1 को मैं लिख सकता हूँ, जो मेरा Pth टर्म होगा वो क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, वो कितना दिया हुआ है मुझे 1। सिमिलरली मैं ए क्यू को लिख सकता हूँ क्या a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी हमको दे रखी है कितनी 5, और ए आर कितना दे रखा है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, वो कितना दे रखा है 25, है ना। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। सपोज हमने किया 2 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा q माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू 4, ये आएगा। उसके बाद हमने सपोज 3 माइनस 2 किया, ये कितना आ जाएगा r माइनस क्यू इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, इसको बोल देते हैं 4, इसको बोल देते हैं 5। अब क्या करना है, अब डिवाइड कर दो दोनों को, 5 डिवाइड बाई 4 कर दो, r माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल्स टू 5। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बहुत सारे नंबर्स हैं जो सेटिस्फाई कर सकते हैं, इनफाइनिटली मैनी नंबर्स, इनफाइनिटली मैनी नंबर्स ऑफ r। अगर मैं r को 15 ले लूँ, मतलब कुछ भी ले सकते हो ना, इनफाइनिटली मैनी नंबर्स ऑफ, इनफाइनिटली मैनी वैल्यूज ऑफ r, q एंड p। तो यहाँ पे r, q और p के बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म होंगे तो वो किसी भी AP में आ सकते हैं, इनफाइनाइट GP में, मतलब इनफाइनाइट AP में आ सकते हैं। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ APs, इनफाइनाइट नंबर ऑफ APs। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ p प्लस qth एंड p माइनस qth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू। तो भैया जो हमारा p प्लस qth टर्म होगा वो कितना हो जाएगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, p माइनस qth टर्म का क्या हो जाएगा a
प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 2a, 2 को बाहर ही ले लो, यहाँ पे आ जाएगा पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी प्लस पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या बचा 2 टाइम्स a प्लस डी को कॉमन लेंगे तो माइनस डी भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस डी सॉरी माइनस 2d प्लस 2pd। टू को यहाँ से बाहर निकालेंगे ना। अच्छा एक मिनट, इसको फिर से करते हैं, इसको ना एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो फिर से करता हूँ, हमको बोला p प्लस क्यू एथ, यानी कि a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो जाएगा क्या p प्लस क्यू एथ टर्म, ठीक है, यानी कि a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। और सिमिलरली जो आपका p माइनस क्यू एथ टर्म है वो कितना हो जाएगा a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी। दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगा 2a प्लस 2 पी डी माइनस डी। 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है पी एथ टर्म। क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका पी एथ टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ट्वाइस द पी एथ टर्म, ट्वाइस द पी एथ टर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है, देखिएगा। If a is a determinant of order n greater than 1, then which one of the following is correct? Determinant of minus a क्या होता है, -1 to the power determinant of a, -1 to the power n into determinant of a, -1 to the power n into determinant of a। क्या होता है determinant of minus a, -1 to the power n into determinant of a, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Where n is the order of the matrix, what is the least value of 25 cosec square x plus 36 sec square x? क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करिए, इसको कितना आ जाएगा -50 कोसेक एक्स, या फिर आप कह दो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 72 इंटू सेक एक्स इंटू मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, इसको 0 के बराबर कर दो, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा f डैश x, f डैश इसको 0 के बराबर कर दो तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 72 सेक स्क्वायर एक्स, 72 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x इज इक्वल्स टू 50 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, 72 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू 50 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4 अपॉन ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 72 यानी कि 25 अपॉन 36। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि भैया tan x की पावर 4 जो है, tan x की पावर 4 जो है वो मुझे कितना दे रखी है 25 अपॉन 36, यानी कि जो मेरी जो tan स्क्वायर x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 5/6। अब मेरे पास tan स्क्वायर x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी वो उसी को हमको यहाँ रखना है। तो tan स्क्वायर x की ये वाली वैल्यू 5/6 आ गई, यहाँ से sec स्क्वायर x कितना आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर x 11/6
एक ये वैल्यू हमको यहाँ रखनी है सेक्स स्क्वायर एक्स की, दूसरा यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कितना आएगा 6/11, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 5/11, यानी कि यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 11/5 ये आ जाएगा। एक ये वैल्यू हमको रखनी है और एक ये वाली वैल्यू रखनी है, कहाँ पे, यहाँ पे। एक ये वाली वैल्यू के वैल्यू दोनों को यहाँ पे उठा के पटक दो, 25 × 11/5 प्लस 36 × 11/6, यहाँ से 6 से 6, यहाँ से 5 से 5, यानी कि 55 प्लस 66 कितना हो जाएगा 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करना है और जो भी एक्स की वैल्यू आती है सीधे फंक्शन में पुट करके उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो निकालने को कह रहे हो निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी 3x3 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको दे रखा है 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमको दे रखा है 3, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × a × b आएगा। अब देखिए ये a × b हमारी 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो ये जो 2 वाला एलिमेंट है जो इससे मल्टीप्लाइड है वो तीनों के तीनों रो या तीनों के तीनों कॉलम में गया होगा। तो जब तीनों के तीनों रो या तीनों के तीनों कॉलम गया होगा और अगर हमको उस डिटर्मिनेंट में से 2 बाहर निकालना है तो क्या बाहर निकलता है 2 × 2 × 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि 8 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि 8 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा 8 × 4 × 3, यानी कि 32 × 3, यानी कि 96। कितना आंसर आएगा 96। और इसका हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। यानी कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना था 3, यहाँ से 3 कैंसिल आउट होगा तो 36 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय दिस। अब हमको इसका मॉड्यूलस पूछा है, भैया मॉड्यूलस के लिए मुझे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z = x + i/y के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उस फॉर्म में लाने के लिए मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 1 प्लस ये जो 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का होल स्क्वायर दिया है, मुझे इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात तो अब इसको खोल लो, कितना हो रहा है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, यानी कि 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -2 आयोटा आएगा, यानी कि 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। अरे ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट होकर सीधे 1 आ गया। देखिए हमारे लिए और भी आसान हो गया, मॉड्यूलस ऑफ z सीधे सीधे यहाँ पे मेरा 1 आ गया और इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है 0 डिग्री, है ना, इसका 0 डिग्री होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखिए sin 34, अब देखिए cos 236 को और sin 124 को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखते हैं। कैसे, sin 34 को मैंने लिखा, cos 236 को मैं लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 56, तो कितना हो जाएगा माइनस cos 56, यहाँ पे माइनस साइन आएगा sin 56, यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, साइन ये आपका आ जाएगा 90, साइन 90, या फिर आप कह दो कि साइन 180 माइनस समथिंग, यानी कि साइन 56 कितना आ जाएगा, या फिर साइन 90 प्लस 34 कर दो, यानी कि cos 34 कर दो यहाँ पे, अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे भी आपको नीचे आपका वही रहेगा cos 28 इंटू cos 88 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 2, अरे इसको मैं लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका माइनस cos 2, ये कितना हो जाएगा साइन इंटू माइनस में, ये भी माइनस में ही आएगा, कितना आएगा साइन 90 × 2 प्लस 28, यानी कि साइन 28 ये आएगा। यहाँ से माइनस, ये आपका माइनस और माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपके पास ये बन जाएगा साइन ऑफ 34 प्लस 56, साइन है cos b प्लस cos है साइन b अपॉन ये कितना हो जाएगा cos 28 इंटू साइन 2 प्लस cos 2 इंटू साइन 28, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस में, ये आपका हो जाएगा साइन 90 और नीचे क्या आ रहा है आपका साइन है cos b प्लस cos है साइन b, यानी कि साइन 30, कितना आ रहा है -1/1/2, यानी कि -2 जो है मेरा इसका आंसर आ रहा है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
tan 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए tan 54 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 प्लस tan 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 45 प्लस 9, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 9, यानी कि 1 प्लस tan 9 अपॉन 1 माइनस tan 9, यानी कि sin 9 प्लस cos 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो भाई हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq, तो निकाल दो पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4pq। पी स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा, ये मेरा आ गया पूरा पी स्क्वायर। अब निकालना है मुझे क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर निकालो, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा। अब हमको निकालना है 4pq, तो 4pq निकाल दो, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई कॉस थीटा प्लस एक्स वाई कॉस थीटा, या फिर सॉरी एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको दे रखा है। अभी इन्हीं तीनों को ऐड करना है, तो जैसे ही आप क्या करिए इन तीनों को चूंकि ऐड करना है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है प्लस 4x स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस 4y स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है प्लस एक्स वाई यदि कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, ये। अब मुझे इस वाले फॉर्म में लाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स वाई का जो टर्म आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, यानी कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो है वो 0 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है ये वाला 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तभी तो एक्स वाई हटेगा यहाँ से, तो इसको 0 आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी π/4। तो मेरा थीटा कितना आ रहा है, जो पहला क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है ना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू π/4 है, जिससे कि मेरा एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाए, है ना, वो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए दे रखा है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे ए दे रखा है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे बी दे रखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मुझे ए दे रखो है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है मुझे बी दे रखो है। यहाँ से एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो आएगा 1 + 4 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू मुझे ए दे रखी है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर कितना दे रखा है मुझे 1 - 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कैपिटल बी, थीटा की वैल्यू π/4 है, सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ π/4 है तो यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा 1 + 4 × 1/2 कितना हो जाएगा 3, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3। दिस इज सिमिलरली यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - 4 × 1/2 2 1 - 2 - 1, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी -1, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू -1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following for the next two statements. It is given that cos theta minus alpha is equals to a और cos theta minus beta is equals to b। आप चाहे इसको थीटा माइनस अल्फा लिखो चाहे अल्फा माइनस थीटा लिखो, बात एक ही होती है, तो मैं इसको अल्फा माइनस थीटा लिख देता हूँ और उसको मैं बीटा माइनस थीटा लिख देता हूँ। आप मुझे बोल रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, आप इसको ऐसे लिख दो cos अल्फा माइनस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख दो, यानी कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि cos a cos b cos b प्लस साइन ए साइन बी।
तो कॉस अल्फा माइनस थीटा मुझे ए दे रखा है, कॉस बीटा माइनस थीटा मुझे बी दे रखा है, साइन अल्फा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन बीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल चुकी है, मुझे बस इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा माइनस थीटा, वही सेम चीज़ करेंगे जो आप पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, बीटा माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये निकालना है। ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन में मुझे दे रखा है किसकी वैल्यू, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, उसकी वैल्यू मुझे ए दे रखी है। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा मुझे ऑलरेडी बी दे रखा है, माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा मुझे कितना दे रखा है, ए। साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका मुझे स्क्वायर करना है ना, मुझे टोटली इसका बाद में स्क्वायर भी करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस में प्लस 2ab इंटू, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, कितनी आई थी, ए बी प्लस ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आई थी। तो आपके पास ये अगर इन है ना, ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो ये आया, ये। तो खोलिए इसको, आपका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से इसको खोलोगे तो कितना आएगा, अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये वाला माइनस 2ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस अंडर रूट माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बस मेरे पास ये वाला टर्म बचेगा, कौन सा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी टर्म कैंसिल हो गया। फाइनली जो मेरे पास बचा वो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइनली जो एकदम अंतिम है। तो मेरे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू को मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो हमारे दिमाग में यह था कि हम इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि साइन 2 अल्फा। इसकी वैल्यू आ रही है पी स्क्वायर, तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर टू अल्फा, मैं कॉस स्क्वायर टू अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू अल्फा चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर टू अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टू अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टू अल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर टू अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, तो इसको वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस पी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस p की पावर 4, तो p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2 माइनस p स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 4/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 4/3, और कॉस इनवर्स 4/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4, और यहाँ पे माइनस π/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4, ये गया, यानी कि tan इनवर्स कितना आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0। तो ये तो 0, ये आपका कितना आ जाएगा π/2,
और यहाँ पहले से पाई बाय 2 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा कट के 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे पी को आप रखो tan थीटा और यहाँ पे क्यू को भी रख दो tan अल्फा रख दो सपोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, यहाँ पे जब पी को tan थीटा रखोगे तो क्या बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इनवर्स का यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का नहीं होता, tan 2 थीटा का नहीं होता फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का होता है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 थीटा, या फिर साइन 2 थीटा कह दो, साइन 2 थीटा है ना, माइनस कॉस इनवर्स। अब यहाँ रखोगे tan स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स cos 2 अल्फा, यानी कि आ जाएगा आपका 2 थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका 2 अल्फा, यानी कि 2 थीटा, यानी कि 2 tan इनवर्स p, और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स q, यानी कि 2 बाहर ले लें अगर तो आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स p माइनस q अपॉन 1 प्लस पी क्यू, ये बन जाएगा। अब सपोज इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं कोई एंगल बड़ा सा बोल देता हूँ थीटा, तो ये मेरे पास जो आया है बेसिकली वो 2 थीटा आया है, मुझे 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सपोज मैं tan 2 थीटा लिखता हूँ, तो tan 2 थीटा कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 ऑफ, अगर मैंने इसको थीटा बोला है इसको, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, ये आएगा p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू। अब इस p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू को मैं बोल देता हूँ x, यानी कि tan थीटा मुझे दिया हुआ है x, तो ये कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है 2 थीटा की वैल्यू, तो tan 2 थीटा की, तो 2 थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन, और हमको इसी की वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू क्या थी 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो गई। और मैंने x किसको माना था p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ये दिया तो आसान है, tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से कितना आएगा। वैसे अधिकतर इन केसेस में आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, इसमें भी वही आने वाला है। देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, तो tan थीटा प्लस फाई यही निकालना है हमको। तो यहाँ से tan थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/6, ये कितना हो जाएगा 5/6, ये आपका 5/6 कैंसिल आउट हो जाके 1 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये कभी होगा जब थीटा प्लस फाई की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए की वैल्यू हमको ये दी हुई है, तो साइन a बाई 2 इंटू साइन 3a बाई 2 कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने साइन a बाई 2 को मैंने मान लिया थीटा, साइन a बाई 2 को मैंने कुछ भी मान लिया थीटा, साइन 3a बाई 2 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 3 इंटू a बाई 2, यानी कि साइन ऑफ 3 थीटा, यानी कि साइन ऑफ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा, यानी कि 3 साइन a बाई 2 माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 2, यानी कि जो हमको फाइनली वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, साइन a बाई 2 बाहर मल्टीप्लाइड है, यानी कि 3 साइन स्क्वायर a बाई 2 माइनस 4 साइन टू द पावर 4 इंटू a बाई 2, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू मुझे 3/4 दे रखी है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/4, यानी कि साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/8, 1/8 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो सब में, कितना आ जाएगा 3/64 माइनस 4/64, एक मिनट, सॉरी साइन स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू 1/8 है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/8 माइनस 4/64, 24 माइनस 5 यानी कि 20/64, यानी कि कितना आ जाएगा 4, 16, 4, 5/16 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री।
अब तो ये बार बार आपको बता बता के भी थक गए हैं कि ये वाली वैल्यू बार बार रिपीट होती है। tan 75 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 प्लस 30, यानी कि 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस √3 ये आएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? tan 75 की। cot 75 क्या होता है? tan 15 को मैं लिख सकता हूँ tan 60 माइनस 45, है ना, यहाँ लिख देता हूँ tan 60 माइनस 45 ये लिख सकते हैं, यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, यानी कि 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, यानी कि 2 माइनस √3। तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 माइनस प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे cos 46, 47, 48, 49, 50 एंड सो ऑन टिल 135। अब यहाँ पे बीच में cos 90 भी आएगा। cos 90 क्या होता है? 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, मुझे इसका पहले से पता है कि इसका आंसर आना चाहिए √5 माइनस 1, यानी कि मुझे इसको पता है कि sin 18 की वैल्यू ही दे रखी है, लेकिन आपको प्रूफ करना है। तो ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिखा जा सकता है। cos थीटा कटेगा यहाँ से, या आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे sin थीटा की मैं क्वाड्रेटिक आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल डालते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, माइनस 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अब देखिए, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक वैल्यू आ रही है मेरे पास √5 माइनस 1 अपॉन 4, और एक वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 4। अब मेरे को एंगल ए क्या दे रखा है यहाँ पे? देखिएगा, थीटा मुझे दे रखा है 0 से लेकर π/2। अगर थीटा जो है 0 से लेकर π/2 है, तो साइन थीटा कितना पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं √5 माइनस 1 अपॉन 4 ही लूँगा, है ना, ये वाली वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बिकॉज थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेकर π/2, और अगर थीटा 0 से π/2 में लाइक है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ये गया, और सीधे आंसर क्या आ जाएगा? √5 माइनस 1 अपॉन 4। तो जो आंसर आया ना, वो बेसिकली sin 18 की वैल्यू है, sin 18 की वो एक वैल्यू है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड दिस, तो यहाँ से भैया रूट्स, सम ऑफ द रूट्स निकालो। tan 19 प्लस tan 26 कितना हो जाएगा? माइनस p, और tan 19 इंटू tan 26 यानी कि प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? q। हमसे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो भैया यहाँ पे लगा दो tan 26 प्लस 19 का फॉर्मूला कितना हो जाता है? tan 26 प्लस tan 19 अपॉन 1 माइनस tan 26 tan 19, ये होता है। तो tan 26 प्लस tan 19 कितना हो जाएगा? tan 45, और tan 45 होता है 1 होता है, तो उसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 माइनस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? p। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? इधर ले जाएंगे माइनस पी दे रहे हैं ना, माइनस पी होगा, तो उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्यू को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? q माइनस पी इज इक्वल्स टू 1, q माइनस पी इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स, मतलब n टर्म्स की हमारे पास एपी है, और उसमें हमसे पूछा कि फोर्थ टर्म बताओ, यानी कि T4 पूछा। T4 क्या होता है? S4 माइनस S3 होता है। S4 यहाँ से निकालोगे, यहाँ 4 रख दो, कितना हो जाएगा? 4 × 5 यानी कि 20, और S3 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, कितना हो जाएगा? 12, यानी कि T4 कितना हो जाएगा? S4 माइनस S3 यानी कि 20 माइनस 12 यानी कि 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th,
अब ये वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस सब इसका स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 1 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 - tan स्क्वायर बीटा। तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप, कुछ नहीं करना है, बस इसको खोल देना है। 1 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा tan बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा माइनस 1 + tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + tan स्क्वायर बीटा, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा tan बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, सॉरी प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा। पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब देखिए हमको P दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा और Q दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल इनवर्स। तो कितना हो जाएगा? P को अगर हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब कोसेक हमको लिखा हो ना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अगर मैं इसको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या बनेगा आपका? ऊपर बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ नीचे और आपका नीचे वही रहेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो एक 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि P की भी वैल्यू वही आ रही है क्या? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल इनवर्स, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल इनवर्स, जो कि Q की भी वही वैल्यू आ रही है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल इनवर्स। तो यहाँ P इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 1:2:3, सपोज एंगल्स आर इन द रेशियो x में ले लेते हैं, तो x + 2x + 3x कितना हो जाएगा? 180। तो 6x की वैल्यू आ रही है 180, x की वैल्यू आ रही है 30, तो एक एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री, एक होगा 90 डिग्री। अब A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K, ये रूल लगाओ और आंसर पाओ। क्या हो जाएगा? A अपॉन साइन 30 यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B यानी कि साइन 60 यानी कि √3/2 इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C यानी कि साइन 90 यानी कि 1 इज इक्वल टू K। तो A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 K, B की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? √3/2 K और C की वैल्यू आ जाएगी K। तो A:B:C कितना हो जाएगा आपका? 1/2 इज टू √3/2 इज टू 1, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 1:√3 इज टू 2, 1:√3 इज टू 2, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू P इन नॉर्मल फॉर्म, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द लाइन। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा? अल्फा cos थीटा प्लस बीटा साइन थीटा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अगर इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे -P आएगा, -P अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये तो 1 ही हो जाएगा। मेरे पास ये डिस्टेंस ही आ रही है, अल्फा cos थीटा प्लस बीटा साइन थीटा -P, यहाँ पे माइनस आएगा, इसने यहाँ पे दे रखा है प्लस, अगर ये माइनस होता तब ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमसे क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द लाइन इज दिस। अब इसका इक्वेशन क्या है मेरे पास? XB + YA माइनस AB इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम अल्फा कॉमा बीटा यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा? अल्फा B यहाँ पे हो जाएगा प्लस बीटा A माइनस AB अपॉन √A² प्लस B²। अब देखिए अल्फा B प्लस बीटा A ये हमारा आना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ पे इसने A अल्फा कर दिया है, मतलब अल्फा A प्लस बीटा B कर दिया है ना। A और B को यहाँ पे इंटरचेंज होना चाहिए था, A और B को यदि ये इंटरचेंज कर लेते तो मेरा ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ही यहाँ पे गलत हो गए। तो मेरा क्या हो जाएगा इसका? नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन और भी आसान है, देखिए कैसे करते हैं। हमको ये दे रखा है कि यहाँ पे एक सर्कल है ऐसे,
और यहाँ पे कॉर्ड है। इस कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए जो हम सर्कल बनाएंगे वो सर्कल ओरिजिन से पास करेगा वाई, बिकॉज डायमीटर जो है सर्कल के किसी के भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे ऐसे, है ना। तो ऐसे जाके ये ऐसे बनेगा, जो ऐसा ये सर्कल आएगा, और हमसे इस सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है। तो ये वाला सर्कल जो है मेरा 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कौन कौन सा? a,0 से, 0,a से और 0,0 से। अब इन 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देखो तो 0,0 तो इन दोनों में तो नहीं होगा, बचा ये दोनों इक्वेशन। अब मैं a,0 इसमें सेटिस्फाई करवाता हूँ, क्या इसमें सेटिस्फाई करेगा? देख लेते हैं। a² माइनस a² प्लस 0 0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कर रहा है क्या? a² प्लस 0 प्लस a², नहीं ये नहीं कर रहा, तो ये भी क्या मेरा सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ एलिप्स इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम ऑफ मेजर एक्सिस। कैसे? पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है। ये हमारा एलिप्स है, ये हमारा क्या एलिप्स है, एलिप्स है। इसके 2 फोकस होंगे, इसके 2 फोकस होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज a,b, और ये मेरा f1 है और ये मेरा f2 है। हमसे कह रहा था सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट। फोकल डिस्टेंस क्या होती है? फोकल डिस्टेंस होती है इस एलिप्स पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट और उसकी डिस्टेंस फोकस से, ये f1 और ये f2, है ना। इन दोनों का सम कितना होगा? इसका और इसका सम किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, ये इस पूरे के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इतनी के बराबर होता है। अगर मैं बोलता हूँ इसको P, इसको बोलता हूँ P और इसको बोलता हूँ S, तो मुझे बेसिकली इसको P डैश बोलता हूँ, तो SP प्लस SP डैश कितना होता है? ये बेसिकली 2a के बराबर होता है, मतलब कि 2 टाइम्स, या फिर 2a क्या होता है? यहाँ पे a,0 होता है और यहाँ पे -a,0 होता है, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है ना, लेंथ ऑफ मेजर। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद भी रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अब देखिए इसको पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? x² माइनस y² 2 इज इक्वल्स टू 1। सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हाइपरबोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। द 2 पैराबोलास y² इज इक्वल्स टू 4ax एंड x² इज इक्वल्स टू 4ay इंटरसेक्ट। अब देखिए, अब या तो इसको डायग्रामेटिकली समझो, x² इज इक्वल्स टू 4ay का पैराबोला कुछ ऐसे आता है, y² और y² इज इक्वल्स टू 4ax का पैराबोला कुछ ऐसे आता है। ये दोनों यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन गया, है ना, और एट 3 पॉइंट्स ये वाला ऑप्शन भी गया, और यहाँ पे भी सीधे सीधे 1 पॉइंट की बात करें तो ये भी गया। तो हमारा बचा हुआ आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, इसको ऐसे करते हैं, है ना। आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सीधे सीधे एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना कि 3 पे कर रहे हैं, ना ही 1 पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स पे। और चाहो तो आप यहाँ पे x की वैल्यू उठा के √4ay यहाँ पे रख दो और फिर सॉल्व कर लो, वहाँ से भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? एक आपका आएगा 0,0 आएगा और दूसरा आपके पास आएगा 4a,4a, हाँ ना, ठीक है। तो यही दोनों पॉइंट हैं जो कि आपके y = x वाले लाइन पे भी लाई करते हैं, और ये दोनों 2 आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 points 1,3 and 5,1 are 2 opposite vertices of a triangle. The other 2 vertices lie on the line y = 2x + c. What is the value of c? देखिए मेरे पास ये रेक्टेंगल है ना, और ये 1,3 है, और ये आपका हो जाएगा 5,1 हो जाएगा 5,1। यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ये इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 3,2 ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। अब ये जो दूसरा डायगोनल है ये वाला, इसका भी मिड पॉइंट 3,2 होगा होगा। हमसे कह रहा है द अदर 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द लाइन y = 2x + c, यानी कि अदर 2 वर्टाइसेस, यानी कि ये वाला वर्टाइसेस और ये वाला वर्टाइस, मतलब ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ये इस लाइन पे लाई कर रहा है और इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, और उस लाइन पे ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, तो यानी कि 3,2 को इसको सेटिस्फाई करवा दो, कितना आ जाएगा? 2 = 6 + c, c = -4, खत्म, आंसर आ गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the lines 3x + 4y + 1
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब होता है कि इन तीनों लाइन का एक सोल्यूशन है, यानी कि ये तीनों लाइन एक जगह पे आके मिल रही है ऐसे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, वो कुछ आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं इसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसको यहाँ पे रखोगे तो आएगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 7x, यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस 4। x की वैल्यू आ रही है -4/7 और y की वैल्यू कितनी आ रही है -12/7 प्लस 5 1/3 -12 प्लस 35 यानी कि 23/7, यानी कि सॉरी ये थोड़ा सा गलत जा रहा था। एक मिनट रुकिएगा, देखिए, है ना। तो मैंने क्या बोला था आपसे, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों ब्लू लाइंस हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं पहले फाइंड करूंगा, ये वाला, और उससे जो लाइन तीसरी वाली निकल रही है ये वाली, वो उसका इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें सेटिस्फाई करवा के बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये यहाँ से गया 0 इज इक्वल्स टू 7x, यहाँ पे 15 आएगा ना, तो 15 माइनस 1 14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू -2 आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इन दोनों को सेटिस्फाई करवा तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा मेरा -2,3, तो -2,3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 - 2b इज इक्वल्स टू 3, तो 2b इज इक्वल्स टू 12, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल्स टू x एंड पासेस थ्रू दिस। अगर इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है 1, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा -1। 3,2 से पास कर रही है, स्लोप -1 है, y -2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू x -3, तो y -2 इज इक्वल्स टू -x प्लस 3, यानी कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन्स x प्लस y -4 इक्वल टू 0, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 फॉर्म्स अ ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल है तो हमको भैया इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिखाने पड़ेंगे। सपोज मैं इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या इसका रफ मतलब वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट 0,4, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको मैं बोलता हूँ L1, इसको बोल देता हूँ L2, इसको बोल देता हूँ L3, तो ये आपका हो जाएगा L1, ये आपका हो जाएगा L2, हो जाएगा L3। ठीक है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जब मैं L1 और L3 को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,0, और जब मैं L2 और L3 को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1,1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो, कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √32, यानी कि ये √32 हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √10। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √1 - 1 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि √10 दोनों साइड सेम हो गई, मतलब दो साइड सेम हो गई, एक साइड डिफरेंट है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द सर्कल x² + y² + 4x - 7y + 12 इक्वल्स टू 0 कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल्स टू। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, देखिएगा, अगर कट कर रहा है इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि x 0 होगा, यहाँ जितनी भी जगह x रखा है वहाँ 0 रख दो, तो बचेगा क्या, y² - 7y + 12 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, y² - 5y, या फिर कह दो y² - 3y - 4y + 12 इक्वल टू 0। y of y - 3 - 4 y - 3 इक्वल टू 0। तो एक तो y 4 पे कट कर रहा है और 3, यानी कि 0,3 और 0,4 पे कट कर रहा है, मतलब कि कंडीशन कुछ ऐसी है, देखिएगा ये कंडीशन कुछ देखिएगा कैसे, यहाँ से ऐसे सर्कल जा रहा है, ये इसको ऐसे 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 काटते हुए कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली 0,4 पे काट रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे काट रहा है 0,3 पे, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया, 1 यूनिट का, है ना, 1 यूनिट का इंटरसेप्ट हुआ, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका
1, इंटरसेप्ट जो है हमारा वाई एक्सिस में कितना आ जाएगा 1। तो इसी के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट जो है आपका वो भी आपका जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा, जल्दी आ जाएगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करते रहिए। कम्युनिटी टैब पे जितने भी आंसर थे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, वो तीनों के तीनों पोस्ट कर दिए गए हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री GAT से हो जाएगा और मैथमेटिक्स वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी टैब पे आंसर मैंने उसके सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन पूरा नहीं डाला है, बस उसका हिंट डाल दिया है। तो उसको आप देख के उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखिएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।